हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक बहुत सीनियर लीडर हैं जो कई पार्टियों में बड़ी ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं और कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वज़ीर रह चुके हैं और एक और पार्टी बनी थी उसमें भी बड़ी ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं मगर इस बार इंडिपेंडेंटली मैदान में उतरे हैं। बहुत तजुर्बा है सियासत का, इस सूबे को अच्छे से समझते हैं, आवाम की परेशानियों को समझते हैं, यहाँ की सियासत की रग-रग से वाकिफ़ हैं। चौधरी ताजमुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह। तबीयत सब एकदम ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी तौर पर भी फिट हैं? फिट। क्या कहेंगे मतलब इतना लंबा सियासी सफर है आपका और अलग-अलग पार्टियों का तजुर्बा और फिर अब अकेले चल पड़े? मैं आपसे अर्ज करूं, मैं किसी पार्टी में नहीं गया जी। कांग्रेस में 45 साल रहा जी। और कांग्रेस के जो अंदरूनी झगड़े हैं उनसे तंग आके मैंने आजाद साहब के साथ चला गया था। वो पार्टी चली गई, लोगों ने जमीन पे उसको कबूल नहीं किया, तो उसके बाद मैं किसी पार्टी में नहीं गया। मैं कांग्रेस में भी वापस जाने की मेरी कोई तमन्ना नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस से अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने बेच दिया। विनेबल सीट थी वो छोड़ दी, उत्तराल जैसी सीट, लंगेट जैसी सीट, वो सीटें दी, उसमें तो कभी जीत नहीं सकते। मेरा जाने का इरादा भी नहीं था, ना मैं इंटरेस्टेड था। तो मैंने कहा कि बेहतर है हम सब लोग जो थे हम इंडिपेंडेंट हो गए। सुरूरी साहब हैं, बाकी लोग हैं हमारे साथ, ये है उस्मान मजीद साहब हैं, एजाज खान है, मुमताज खान है, ये सब हम इकट्ठे होकर कॉलेजियम बना रहे हैं 5-6 आदमी और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। 6-7 सीटें जीत गए। बिल्कुल। तो जैसे आपने बैलेंसिंग एक्ट, बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट है। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कहा कि आपको दुख हुआ, दर्द हुआ, एक तरीके से मतलब मन आपका उदास हुआ कि भाई इतनी बड़ी पार्टी और वो कांग्रेस छोड़ने से भी उदास हुआ मन। लेकिन अब जो वो एनसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया और सिर्फ 37-32 सीटों पर लड़ रही है वो, तो क्यों कांग्रेस को आप क्यों लगता है उसने ऐसा कदम उठाया? मैं आपसे अर्ज करूं, यहाँ आपने देखा होगा कि मैंडेट किनको दिया? जी, जो ओहदेदार थे। क्राइटेरिया ये था कि पिछले बार जो हारा है जी, वो नहीं इसमें कोलिशन हुआ, जिसकी वो होगी सीट वही आएगा। तो करा साहब है, इन्होंने आपस में बांट दिया। चंडी सिंह है, त्राल सिंह, ऐसे लीडर हैं, तो खुदा ही जाने क्या होगा। क्या लग रहा है, चूंकि ये तो जाहिर तौर पर मैंने पहले ही कहा है कि सियासत की आप यहाँ की रग-रग से वाकिफ हैं, सियासत को अच्छे से समझते हैं, लोगों की परेशानियों को भी समझते हैं और वो किस तरफ जाना चाहते हैं उसको भी समझते हैं। तो इस वक्त सूबे की सियासत किस तरफ जा रही है, क्या लगता है आपको? किस पार्टी की तरफ? मतलब जाहिर है लोगों ने मन बनाया होगा, उसको आपने पढ़ा होगा। जहां चीफ मिनिस्टर हार सकता है वहां आप क्या कह सकते? बिल्कुल, वहां आप कोई ये नहीं दे सकते। लोगों में गबो गुस्सा है, वो इजहार करते हैं, ऐसे ऐसे जलवे दिखाते हैं जो पहले नहीं देखे। तो इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बिल्कुल। अच्छा, आज़ाद साहब के साथ चूंकि जब पिछली बार आपसे बात हुई तो आप आज़ाद साहब की पार्टी में थे, बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे और आपके रिलेशन जो है वो शुरू से ही उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। वो आपको हमेशा जो है सपोर्ट करते रहे, आप उनको सपोर्ट करते रहे जहां एक दूसरे की जरूरत पड़ी। वजह क्या रही ऐसे मौके पर आखिरी वक्त में आकर के छोड़ देना उनको? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि अफवाहें उठती है, ए टीम, बी टीम, जी 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 जी, वो कुछ दाग लग गया आजाद साहब पे, खामखा दाग लगा। ना कोई पैसा हुआ, ना उन्होंने कुछ किया, ना कोई मदद की, यानी यहाँ तक कि मेरी सिक्योरिटी हाफ कर दी। आजाद साहब का अगर कोई ताल्लुक वास्ता बीजेपी से होता तो आपकी सिक्योरिटी क्यों? मेरी सिक्योरिटी क्यों हाफ हो जाती? सरूरी की क्यों हाफ हो जाती? सही। मेरी चंदनवाड़ी से सिक्योरिटी उठा ली, कैसे पॉसिबल? इसका मतलब है कि कोई नहीं था, कोई बी टीम नहीं है। और तारिक साहब, वो आजाद साहब ने होम मिनिस्टर को लिखा भी, भाई रेस्टोर करो, वो नहीं हो। इसलिए मैं हल्फन कह सकता हूँ कि आजाद साहब का कोई ताल्लुक बीजेपी के साथ नहीं था। उनको तो लगातार बी टीम कह रहे थे और शायद बहुत सुनना पड़ा दूसरे लोगों की तरह, उनको भी सुनना पड़ा कि वो बी टीम में यहाँ पर कि ताल्लुकात पर्सनल मोदी जी से साथ हो सकते,
मगर पार्टी के तौर पे कोई नहीं था। बिल्कुल। आपसे जब पहले भी बात हुई तो वो राहुल गांधी को लेकर के बात हुई थी, कांग्रेस को लेकर के बात हुई थी और आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि कांग्रेस बहुत अच्छा कुछ करेगी। मगर आम इंतखाबात में काफ़ी कुछ अच्छा किया अच्छा है। हुआ। हाँ, और सुनिए, एलओपी बन गए हैं लोकसभा में। नहीं, वो कैसे देखते हैं आप? मैं नेशनल आपसे पॉलिटिक्स को कैसे देखते मैं हैं आप? आपसे अर्ज करूं, जी। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात करनी चाहिए। ये जो पैदल मार्च उन्होंने किया राहुल गांधी जी ने, उनसे उनकी छवि जो बदल गई। पैदल यात्रा 3600 किलोमीटर की, बिल्कुल। और फिर आसाम से लेके महाराष्ट्र तक, जी। तो उनकी छवि बदल गई। वो एक लीडर के तौर पे अब उभर रहे। ये बड़ा बदलाव आया। ये बड़ा बदलाव, और उनकी वजह से कांग्रेस को भी फायदा हुआ, जाहिर तौर उनकी पर। वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ। कश्मीर की हम बात करें साहब, आर्टिकल 370 और 35A को मतलब जो है वो हटा दिया गया, जाहिर तौर पर 6 साल से भी ज़्यादा हो गए उस बात को, और गम गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है यहाँ की आवाम में। आप पॉलिटिशियन हैं, आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ बड़े बदलाव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो देखने को मिले पिछले 6 साल के करीब में? देखिए साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि जी। स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, यूटी लगा दो। हमने यूटी से स्टेट बनते तो देखा, मगर स्टेट को कभी यूटी बनते नहीं देखा। बिल्कुल। ये अजीब अजीब सी और 2 बातें, हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसको। 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आई डोंट वांट, दे वांट टू डिग्रेड कश्मीर और द कश्मीरीज, दे वांट टू डिग्रेड Kashmiris in the eyes of the rest of the country. We are not enemies. हम मुल्क दुश्मन नहीं है, हम नेशनलिस्ट हैं। हमने गोलियां खाई, मैंने खुद गोलियां खाई। मुझे मुर्दा समझ के छोड़ दिया मिलिटेंट से। आर्मी ने मेरी जान बचाई। वो कहीं सर्टिफिकेट था, ये लाइसेंस थी मेरी जेब में, तो आर्मी तो लाश उठाई थी। तो फिर जब निकला कि ब्रिगेडियर है, उन्होंने कहा ये ब्रिगेडियर का बेटा, भाई इसको किस तरह करो। तो 8 बोलते तो उन्होंने खून और नेगेटिव है मेरा, वो मैं लेकर के, यानी ये लाइफ जो मेरी बहुत रेयर मिलता है। हाँ, रेयरली मिलता है ब्लड मेरा आर्मी का है। तो फिर ऐसे में क्यों दुश्मन जो है समझ रही है? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी या फिर मरकजी हुकूमत यहाँ की आवाम को वैसा नहीं समझना चाहिए, रवैया बदलना चाहिए। रवैया बदलना चाहिए। हम सब उसके साथ हैं। कई बार हमले हुए, एक हमला नहीं है, बम ब्लास्ट हुए, दूसरे हुए। मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया मिलिटेंसी में। उड़ी से पद यात्रा निकाली, लालपुर से काजीगुंड तक, गुलाम रसूल कार साहब थे हमारे साथ। तो जनती तो नहीं है, तो हमने तो मुल्क के लिए काम किया हमेशा। बिल्कुल। ये बताइए साहब, अभी जो यहाँ का नौजवान है और जो नौजवान तबका है, वो एक तो उसकी शिकायत ये है कि भाई वो बेरोजगारी बहुत है, नौकरियां नहीं है, रोजगार के मौके भी यहाँ पर नहीं है। मगर सोच में क्या कुछ आपको लगता है कि उनकी बदलाव आया है वक्त के साथ? तालीम के मैदान में यहाँ के लोग पहले से हमेशा आगे रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पढ़े लिखे हैं, तमाम लोग पढ़े लिखे रहते हैं अक्सर, और आला तालीम भी हासिल करते हैं, बाहर भी जाते हैं। मगर सोच कुछ अलग तरह की डेवलप हुई है क्या पिछले 8-10 साल में कश्मीरी आवाम की और नौजवान की? जी, दिस इज फोर्स्ड एलिनेशन। मैं इसको नया लफ्ज से कहता हूं। जी, पीपल वी आर नॉट एलिनेटेड, बट यूथ को दे हैव कन्वर्टेड देम फोर्सली टू एलिनेट। तो ये गलत बात है। आप अपनाइए, यूथ को अपनाइए। आपके पास 1,95,000 नौकरियां हैं जो बंद पड़ी हैं, जो रिटायर हुए हैं वो पड़ी हुई हैं, इनको रोजगार दीजिए। आप खजाने की बात करेंगे, उससे तो बात नहीं चलेगी। हमारे पास जो वैकेंसीज हैं इस वक्त तो 1,95,000। आपको लगता है कि ये हुकूमतों को कदम उठाने चाहिए, और अगर हालात बदले और आप हुकूमत का हिस्सा बने तो किस तरीके से आप जो है इकदाम उठाएंगे? देखिए, मेरी बात जी सुनिए, नौकरियां फिलअप होंगी, हमें रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, स्टेट को भी करने पड़ेंगे, और सेंटर को भी हमें, एक पसमानदा रियासत है, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आप ये देखिए मेरा क्या रहा, मैंने 900 करोड़ का रेवेन्यू जो एनएचपीसी से है वो दिया सरकार को बिजली घर बनाने के लिए। हर साल 900 करोड़ रुपया आ रहा है। तो मिनिस्टर्स का काम भी होना चाहिए कि रिसोर्सेज पैदा।
वी आर ए पुअर स्टेट, नो डाउट। हमारा रेवेन्यू कम है, हमारे ये है कि रिसोर्सेज कम है, मगर टैक्स तो हम बहुत दे रहे हैं। टैक्स तो दे रहे हैं। अच्छा, तो उसकी बात ये है कि वो जो रवैया है, वो बार-बार आप लोग ये कहते हैं कि रवैया वो सौतेला है मरकज़ी हुकूमत का, सूबे के साथ। मरकज़ी हुकूमत ये कहती है कि हमने तो बहुत काम किया है वैली के लिए भी और जम्मू के लिए भी, और इन्वेस्टर्स लेकर के आए हैं, और यहाँ की फ़िज़ा बदली है, पत्थरबाज़ी नहीं होती, दूसरी चीज़ें जो है वो नहीं होती, और इन्वेस्टर्स भी लाए हैं और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, ये मरकज़ी हुकूमत बार-बार कह रही है। 10 साल में जी। एक प्रोजेक्ट नहीं जाते। ये जो सड़कों का देखते हैं ना, ये सिर्फ गडकरी साहब का कमाल है। तो वो भी तो मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा है। मैं मानता हूँ, सिर्फ गडकरी साहब ने काम किया है। वो सड़कों के लिए जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, बस वही, और कुछ नहीं बना। बिजली अच्छी हुई है? बिजली कहाँ अच्छी हुई है? अभी तो आ रही है। अरे बिजली आ रही है, ये वीएपी लाइन है, उस वजह से आती है। नहीं तो बिजली तो यहाँ वैसे ही नखरे दिखाती है, फीस पूरी है। मैं 5,000 6,000 कभी 10,000 भी सर्दियों में हो जाती है, बिल देता हूँ। तो वो नहीं है जो रिफॉर्म्स करने चाहिए। देखिए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये समझते हैं कि टूरिस्ट आ गए, टूरिस्ट तो पहले भी आते थे। पत्थरबाजी बंद हुई है, आप हर गली कोचे पे ये बना दो, कंट्रोलमेंट बना दो पूरी सिटी को, तो ठीक हो ही जाए हालत। हर किसी को जान प्यारी। आप अगर 500 कंपनीज लगा दो हर मोहल्ले में, हर जगह, निकलने के लिए दम भी ना हो। यहाँ एक चीज का है, बुलबुलों न रो, यहाँ आंसू बहाना है मना, इस कफस के कैदियों को गुल बचाना है मना। ये दिल की बात है जो निकली है, ये जो दिल से निकली है, यही कश्मीरी का हाल है। यहाँ गुल नहीं बचाया जा सकता। इंटीरियर के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं, क्योंकि हम पिछले 10-12 साल पहले जब भी आते थे या कभी भी आना हो कश्मीर के अंदर, मतलब खासतौर से श्रीनगर के अंदर, अब ये स्टेट कैपिटल भी है, उसके बावजूद भी इस शहर के अंदर भी वो डेवलपमेंट नहीं दिखता जो होना चाहिए, जो आम शहरों में दिखता है। इंटीरियर के हालात तो और भी ज्यादा खराब है। आपसे कहूं कि कहने से डेवलपमेंट, मैं शोर मचा दूं जी, 20,000 करोड़ दिया, 30,000 करोड़ दिया, 40,000 करोड़ दिया। 25,000 की तो कांग्रेस से भी दी थी पैकेज, 25,000 करोड़ की, मगर वो पावर हाउसेस बनाने के लिए। और एक बार मैंने कह ही दिया, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा जी 25,000 करोड़ दिए। मैंने कहा आप बताइए हमें क्या दिया, ये तो प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के। बोलिए एनएचपीसी को दिया, सही, हमें नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग में कहना, मैंने कह दिया, मैंने कहा ये पैसा जो 25,000 करोड़ आप कह रहे हैं, ये तो जा रहा है एनएचपीसी, कश्मीरी को तो नहीं आ रहा। और बहुत सारे काम है जो मेरा ख्याल के वो करने के लिए है, और कहीं ना कहीं जहनियत को बदलने की भी जरूरत है। एक चीज और है सर, जो अवाम है हिंदुस्तान की, वो कश्मीर से तो प्यार करती है, जमीन से, ऐसा आप लोग कहते हैं अक्सर, कश्मीरियों से नहीं करती। आपको लगता है कि ये बदलाव अब आया है क्योंकि ज्यादातर सयाह आ रहे हैं यहाँ पर, घूमने आते हैं, फिरने आते हैं, वो प्यार करने लगे हैं पहले के मुकाबले ज्यादा? वो कश्मीर से प्यार करते हैं, लोगों के बगैर। वो बदलाव नहीं आया अभी भी? नहीं। नाउ दे आर द कॉन्करर्स। वो इस रूप में आते कि हमने 370 खत्म करके फतह कर लिया। अच्छा, ये रवैया बदलाव, ये रवैये के अंदर बदलाव दिख रहा है आपको? ये ठीक नहीं है। देखिए, हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम 75 साल से लगातार, अरे भाई हमें दुश्मन मत समझो, मत समझो। कोई करता है पाकिस्तान तो उसको रोको, सही, हमें क्या उनके साथ, वो बेचते हैं तो उनको मारो वहां बॉर्डर पे, क्यों अंदर आने देते? आम कश्मीरी के साथ रवैया वैसा मत अपनाइए। आम कश्मीरी तो नहीं है, ही इज नॉट ए बिट, मगर मे बी बाय योर एटीट्यूड यू विल मेक देम। और आई वांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप रवैया बदलाइए, हमें मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ बराबरी का दर्जा दीजिए। सियाहतें बराबरी के दर्जे में आए, बिल्कुल सही, सब आते बराबरी के दर्जे में आए। आज हमारा कोई कश्मीरी चला जाता है तो होटल में जाएगा तो लाओ जी कार्ड दिखाओ जी, वो दिखाओ जी, यानी तंग किया जाता है मुल्क के किसी हिस्से में जाए। बिल्कुल सही। तो वो रवैया खत्म होना चाहिए। वो हर बार कोई
एजिटेशन हो गई तो कश्मीरी जो है उसकी जद में आ जाते हैं, तो क्यों आए? 370 को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं साहब, और उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हो रही है, 35 के ऊपर भी और 370 के ऊपर भी। क्या ये चूंकि जो स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, जो पार्टियां हैं या फिर हुकूमत बनेगी, उसके हकमत मतलब उसके क्षेत्राधिकार में तो आती नहीं आएगी ना, वो तो मतलब एक रिजोल्यूशन पास करके हुकूमत को भेज सकती है, लेकिन उसके ऊपर सियासत हो रही है, उस सियासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ ये लारा लप्पा चल रहा है 75 साल से। अब जो हो गया वो हो गया, इट इज अ फाइनल थिंग, यू हैव टू लिव विद इट। अब कौन सी हुकूमत आएगी जिसकी 2/3 मेजोरिटी होगी और उसमें जरूरत होगी कि वो इसको रिवर्स करे? आप कह रहे जो हो गया आप इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हो ही नहीं सकता। बाकी है यहाँ के कवानीन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो हम असेंबली में पास कर लेंगे कि जमीन कौन, जैसे इसमें है हिमाचल में है, जैसे बाकी कई सारे सूबों के अंदर है। हाँ, कई सारे सूबों के अंदर है कि जमीन नहीं ले सकते, इस तक ले सकते हो, वो तो हमारा है। जॉब्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हम खुद करेंगे। मगर जो अधिकार हैं हुकूमत के वो कम कर दिए गए हैं, और जो एलजी के वो बढ़ा दिए गए हैं, तो दिक्कत क्या होगी? क्योंकि आप देखिए, आप बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, आपको बताना जरूरी है ये लोगों को कि क्या होगा। अगर स्टेट नहीं थी तो फिर तो हम एक म्यूनिसिपल काउंसिल है और असेंबली कुछ नहीं, वहां तो एक FIR वापस ही ले सकते अगर गलत भी लगी हो। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर नहीं ले सकेगा क्योंकि पुलिस उसके अंडर नहीं है, तो हुकूमत के चलाएगा। सही, ये बात क्या कुछ है जहन में, किस तरीके से, वापस आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये सूबा और इस सूबे की सियासत अब किस सिमत में आगे बढ़ रही है, और उस सियासत में, उस हुकूमत में आपका क्या रोल रहने वाला है? देखिए, इंतजार कीजिए, असेंबली आने दीजिए, कैसी असेंबली बनेगी, किसको दर्जा लगेगा, कौन आगे आएगा, ये चीजें हमें उस वक्त पता लगेगी और उसके बाद फैसला करेंगे। और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ, आई एम नेवर पेसिमिस्ट। मैं हमेशा दूरअंदेशी से देखता हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव मेरी सोच। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए बहुत सारी नए ख्वाहिशात। जाहिर तौर पर वेट एंड वॉच का ही मामला है ये, चूंकि पहले फेज के भी एक तरीके से जो है वो वोट डाले जाएंगे, फिर दूसरे और फिर तीसरे, वक्त बहुत लंबा है, सियासत बहुत सारी बदलेंगी, बयानात भी बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे उतार चढ़ाव इस दरमियान देखने को मिलेंगे। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।